बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र बड़े ऐवान में ऑपोजिशन को होने वाली बड़ी शिकस्त का। जी हाँ, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के दावे करने वाली ऑपोजिशन को होम ग्राउंड पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। स्टेट बैंक तरमीमी बिल सेनेट से ड्रामाई अंदाज में मंजूर हो गया है। हिस्ब इख्तिलाफ को एक वोट से मार पड़ गई। हक में और मुखालिफत में 43 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट ने हक में वोट डालकर बिल मंजूर करा दिया। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी ऐवान ही ना पहुंच सके। कौन कौन गायब रहा, वहाब कामरान की रिपोर्ट में जानिए। सेनेट में अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन को शिकस्त। स्टेट बैंक तरमीमी बिल सिर्फ एक वोट से मंजूर। ऐवान बाला का हंगामा खेज इजलास शुरू हुआ तो हुकूमती बेंचों पर अरकान कम थे। वजीर खजाना ने तरमीमी बिल पेश न किया और चुपके से ऐवान से निकल गए। चेयरमैन ने अपोजिशन को सदर मुमलिकत की तकरीर पर बहस की दावत दी तो उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। मुतालबा किया कि बिल पेश किया जाए। गवर्नमेंट अपना बिल अगर ले ही नहीं करे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ना आप कुछ कर सकते। इसलिए गुजारिश है कि आप इस पे बात करें जो प्रेसिडेंशियल स्पीच है। शोरो गोगा न थमा तो सादिक संजरानी ने इजलास आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करनी है या नहीं? The House stands adjourned for 30 minutes. वक्फे के बाद वजीर खजाना इजलास में आए और अपोजिशन के इसरार पर बिल पेश कर दिया, मगर राय शुमारी हुई तो अपोजिशन को जोर का झटका लगा। बिल के हक और मुखालफत में 43 वोट पड़े। सेनेट ने अपना वोट हुकूमती पलड़े में डालकर बिल मंजूर करवा दिया। अपोजिशन 43 और ट्रेजरी 43। अपोजिशन को अपनी हार का यकीन न आया और चेयरमैन डेस्क का घेराव कर लिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर उनकी तरफ उछाली। No, वो नहीं माने। Those who are in favor of the amendments, yes. Those who are against those, no. अपोजिशन अरकान ने दोबारा गिनती का मुतालबा किया। दोबारा गिने जाने पर अपोजिशन का एक और वोट कम हो गया। इस दफा जो काउंट हुई अपोजिशन 42, ट्रेजरी 43। देख लें, गिने अपने गिने न जी। The bill stands passed. ऐवान बाला में ऑपोजिशन को लेने के देने पड़ गए। हिज़्ब इख्तिलाफ को 15 अरकान की अक्सरियत हासिल होने के बावजूद स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया। हुकूमत के अपने 4 अरकान की अदम मौजूदगी के बावजूद ऑपोजिशन के 8 अरकान की गैर हाजिरी ने पांसा पलट डाला। ऐवान बाला में क्या कुछ हुआ, ज़हीर अली खान की रिपोर्ट में जानिए। पार्लियामेंट के बड़े ऐवान में अपोजिशन के 57 और हुकूमत के सिर्फ 42 अरकान, लेकिन इसके बावजूद स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया। वजह बनी अपोजिशन अरकान की गैर संजीदगी और गैर हाजिरी। अहम तरीन कानून साजी के लिए एक तरफ हुकूमती रुकन सेनेटर जरका ऑक्सीजन सिलेंडर और डॉक्टर्स की टीम के हमरा व्हील चेयर पर ऐवान में पहुंची। दूसरी तरफ अपोजिशन की संजीदगी का ये हाल कि खुद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी को ही मुल्तान से आते आते देर हो गई। नुज़रत सादिक तो थी ही कनाडा में। कोरोना मुशाहिद हुसैन सैयद के पैरों की भी जंजीर बन गया। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरदार शफीक तरीन, BNP मैंगल की नसीमा एहसान, BNP के कासिम रांझू, पीपल्स पार्टी के सिकंदर महंदरू और JUI के सेनेटर तलहा महमूद भी गैर हाजिर रहे। और तो और ANP के उमर फारूक कासी वोटिंग के दौरान उठकर ऐवान से बाहर चले गए। रही सही कसर दिलावर ग्रुप के आजाद अरकान ने अपना वोट हुकूमती पलड़े में डालकर पूरी कर दी। यूं 42 के मुकाबले में 43 वोटों से बिल मंजूर हो गया। और होम ग्राउंड पर शिकस्त के बाद ऑपोजिशन अरकान हुकूमत पर खूब गरजे। हुकूमती अरकान भी जवाब में खूब बरसे। शहरी रहमान बोली, शर्म करो, हया करो, अपने खर्चे कम करो, पाकिस्तान को क्यों गिरवी रख रहे हैं। शिबली फराज बोले, यही वो टोला है जिसने मुल्की मईशत को मफलूज किया। आज किस मुंह से हमारी मुखालिफत कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा, तीर चलेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये पाकिस्तान की सॉवरेन खुद मुख्तारी, इसकी नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती, डिफेंस बजट, हर चीज गिरवी लग रही है। ये जो टोला बैठा हुआ है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की मईशत को मफलूज करके रख दिया। हुकूमत ने पूरी तरह उच्छे हथकंडे इस्तेमाल करके रात की तारीकी में चोर दरवाजे से ये काला कानून ला के बराबर पे आके उन्होंने इसको मंजूर किया है। ना तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। अपने खर्चे कम करो, पाकिस्तान को किस लिए गिरवी रख रहे हो? शर्म करो, हया करो।
मुल्क के वसाइल को लूटा और आज इनमें ये हिम्मत है कि ये बातें कर रहे हैं कि हम इस बिल की मुखालिफत करेंगे। ये मुझे किस मुंह से खड़े होकर कहते हैं? ये इस बुरी शिकस्त के बाद मुझे उम्मीद है कि अब वो सुकून से होंगे। क्या कामयाबी हासिल की है? इन्होंने अपने मुंह पे कालिक मली है, मैं समझता हूँ। जॉइंट ऑपोजिशन बिल्कुल हामी नहीं है इस बिल की, तो जब आएंगी हमारी हुकूमतें, जिसकी भी आएगी, वो पहला काम उन्होंने इस बिल को मुस्तरद करना है। अपोजिशन का कोई पता नहीं, एक दिन कुछ होते हैं, दूसरे दिन कुछ होते हैं, आपस में लड़ के इनका जो है वो आप एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पे ना आ जाए। मैं बस इस पे ज़रा परेशान हूँ। ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी की ऐवान से गैर हाज़िरी गेम चेंजर साबित हुई। हुकूमत और इत्तेहादियों में इख्तलाफात की बात करने वाले यूसुफ रज़ा गिलानी अहम तरीन दिन ऐवान में न आए। हुकूमत ने मैदान मार लिया। शहरी रहमान वजाहतें देती रह गईं। फवाद चौधरी ने गिलानी समेत पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा किया। सेनेट में पहली दफ़ा कोई हुकूमत से हटकर किसी ने इंतखाब जीता हो, तो अगर दरारें हैं तो इस किस्म की बात हो रही है। दरारें जो हैं वो उनकी जमात में हो सकती हैं। गिलानी साहब कुछ दिन पहले हुकूमत में दरार की बातें कर रहे थे, मगर सेनेट में तो उनके साथ उल्टा ही मामला हो गया। पोजीशन 42, ट्रेजरी 43। देख लें, गिने अपने गिने नजी। द बिल स्टैंड्स फास्ट। सेनेट में अक्सरियत रखने वाले ओपोजिशन लीडर गेम चेंजर साबित हुए, मगर हुकूमत के लिए कानून साजी के अहम दिन ऐवान ही न आए, साथ ही रहनुमा वजाहतें देते रह गए। यूसुफ रज़ा गिलानी को सुबह 5 बजे हमने बुलाया है कि अब जब मैंने देखा है एजेंडा तो मैं बुलाऊंगी ना उनको कि मुल्तान से आप निकलें, तो आप बताइए किस तरह। हमने सुबह 3 बजे रात को मेंबर्स को बुलाना शुरू किया है। यूसुफ रज़ा गिलानी की अदम मौजूदगी ने हुकूमत को गिनती में बरतरी दिला दी। विफाकी वजीर इत्तलात ने उनका शुक्रिया अदा किया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया, पीपल्स पार्टी का भी ज़ाहिर है शुक्रिया अदा करना बनता है कि उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया। ओपोजिशन लीडर की अदम हाजिरी से हुकूमत को तो जीत मिल गई। इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में हम सेनेट में इसको लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसकी अप्रूवल ले लेंगे। देख लें, साबिक वजीर आजम के पास सिर्फ दावे ही बाकी रह गए। हमारी कॉपरेशन ही की वजह से हाउस चल रहा है, हम तो कॉपरेट करना चाह रहे हैं। तो जनाब मैं गुजारिश करूंगा, आप भी हमारी वजह से ही हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी शायद हमारी वजह से ही है। ज़बान भी साथ छोड़ गई। खबर की तफसील कुछ ही देर में। और कौन सा रास्ता नहीं मिला, कौन सा रास्ता साथ छोड़ गया? यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट इजलास में पहुंचना ऐसा क्या नामुमकिन हो गया, या फिर उन्होंने पहुंचने की कोशिश ही न की? सारी ऑपोजिशन को बुलाकर लीडर खुद कहां रह गए थे? यूसुफ रज़ा गिलानी ने समा के प्रोग्राम एहतसाब में बताया कि 1 बजे बुलावा मिला, कैसे पहुंच सकता था? सफाई देते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी रात 1 बजे को दिन 1 बजे भी कह गए। आज सुबह 1 बजे मेरे घर इन्होंने ये ऑर्डर ऑफ द डे जो एजेंडा है वो दिया। आप बताएं 1 बजे दिन को, मतलब 12 बजे के बाद दिन चेंज हो जाए और 10 बजे सेशन है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था कि मैं वहां पहुंच सकता। मैंने खुद, मेरा स्टाफ ने एक मेंबर को फोन किया कि दे शुड बी अवेलेबल, दे शुड बी प्रेजेंट, मगर ये नहीं पता था कि ऑर्डर ऑफ द डे पे किस दिन आ रहा है। जानना ये चाहता हूँ कि दबाव तो नहीं था ना आने के लिए आप लोगों पे? देखें, हमने उनको जाकर उनके घर से हरा दिया नेशनल असेंबली से, तो हमारे ऊपर दबाव को ये डाल सकते हैं। ये बात, दिस इज व्हाट आई वाज आस्किंग। ये कोई बात है कि हम इनसे डरते हो? सेनेट में बिल पर वोटिंग दिन 12 बजे शुरू हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी को 1 बजे इत्तला मिल चुकी थी। मुल्तान से बजरिया सड़क इस्लामाबाद पहुँचने में तकरीबन 6 घंटे लगते हैं, मगर यूसुफ रज़ा गिलानी 11 घंटे मिलने के बावजूद अहम तरीन दिन पर ऐवान क्यों ना पहुँच सके? इसी पर बात करते हैं। सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि सेनेट इजलास कितने बजे बुलाया गया था आज? टाइम पर इश्यू हो जाता है और एजेंडा का आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। जो सेनेट का एजेंडा है सबसे पहले वो सबकी पर मौजूद होता है और ईमेल का रिकॉर्ड ऐसा है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2, मसला ना वक्त का है ना फासले का, मसला सारा कमिटमेंट का था। हमारे लोगों ने अपनी कमिटमेंट का मुजाहरा किया एक यूनिफाइड फोर्स के तौर पर, और वो सारे इस ऐवान में पहुंचे और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। अगर आप इस आर्गूमेंट को लें
कि मुझे पता नहीं था, मैं आ नहीं सकता। सेशन चल रहा है और लीडर ऑफ अपोजिशन की तो एक रवायत है हमारी पार्लिमानी हिस्ट्री में, इससे पहले भी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, कि वो रिगार्डलेस ऑफ एजेंडा के एजेंडा पे क्या है वो हर सेशन में शुरू से लेकर आखिर तक मौजूद होते हैं। राजा जफरुल्लाह साहब भी यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरा तो यही बनता है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ कि जिस तरह फवाद चौधरी ने भी आज शुक्रिया अदा किया कि वो और उनके कुछ अरकान उनकी हाजिरी और उनकी वजह से आज और हमारी कमिटमेंट की वजह से आज हमें ये कामयाबी नसीब हुई। और जहाँ तक अदम एतमाद की ये बात करते हैं, अच्छा शहजाद वसीम साहब, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी कह रहे थे कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था उनका यहाँ पर पहुँचना, क्या वाकई ऐसा ही है कि नहीं पहुँचा जा सकता था? नहीं तो क्या उनको पता नहीं था कि इजलास है 10:30 बजे फ्राइडे को, या वो एजेंडा दे के फैसला करते हैं कि आज मैंने आना कि आज मैंने नहीं आना? इजलास है, आप इजलास की तनख्वाह लेते हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, यू आर सपोज्ड टू बी प्रेजेंट। हाउ कम यू कैन से दैट कि वो एजेंडा क्यों? अच्छा मैं आपसे एक बात और अर्ज करूं, हमने तो इसको बिल को एजेंडा पर लेकर आया। हुकूमत का तो ये प्रेरोगेटिव होता है, हुकूमत का ये इख्तियार होता है कि वो चलते हुए हाउस के दौरान भी सप्लीमेंट्री एजेंडा लेकर आ सकती है। सही है, हाउस जो कि एजेंडा पर ना भी हो आप सप्लीमेंट्री एजेंडा लेकर आ सकते हैं। उस वक्त आप क्या एक्सक्यूज पेश करेंगे? ये मामला सारा जिम्मेदारी का है, ये सारा मामला कमिटमेंट का है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहजाद वसीम साहब, बहुत शुक्रिया। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो गई। सेनेट में शिकस्त क्या हुई? JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की तो जबान ही साथ छोड़ गई। रवानी में कह गए कि ऑपोजिशन शिकस्त खा चुकी है। अब्दुल गफूर हैदरी के जुमले पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी हंस पड़े और कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? की जिम्मेदारी बनती है आप अपने उस फराज को देखकर मैं समझता हूं कि इस बिल को एजेंडे से फारिग कर दे। अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है। बहुत शुक्रिया। अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है क्या कर रहे हैं? बुज़दार सरकार के कानूनी माहिरीन ने PTI के गेम चेंजर मंसूबे को खतरे में डाल दिया। कमजोर दलाइल पर फैसला पंजाब हुकूमत के खिलाफ आने पर वजीर आजम वजीर आला पंजाब की टीम से नाखुश हैं। अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। रिवर रावी प्रोजेक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला पंजाब हुकूमत के लिए बना परेशानी का बाइस। कप्तान लाहौर आए तो प्रोजेक्ट की साइट पर ही पैगाम रिकॉर्ड कराया। इमरान खान वजीर आला पंजाब की टीम से कुछ नाखुश दिखाई दिए और कहा मंसूबे को अदालत में सही तरीके से पेश नहीं किया गया। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। असल में ये शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, ये नया शहर बन रहा है। इससे पहले अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, मास्टर प्लान बनाया गया और न ही जमीन एक्वायर करने के लिए मुरवजा कानून पर अमल किया गया। मंसूबे के लिए मंजूर किए गए एक्ट में मुकामी हुकूमतों का किरदार नजरअंदाज कर दिया गया, जो खिलाफे कानून है। अदालत ने पंजाब हुकूमत की तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुताबिक छिकों को भी मावराए कानून करार दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब फैसला सुप्रीम कोर्ट में जाने का इम्कान है और ये सवाल उठाया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत एक बार फिर कमजोर दलाइल के साथ नाकाम होगी या फिर भरपूर तैयारी के साथ इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत को यह हक हासिल है कि कोई शहर बसा सके। जो पार्लियामेंट का इख्तियार है वो उसके पास रहे, जो अदालत का इख्तियार है वो अदालत के पास रहे। लाहौर के साथ एक नया शहर जो है वो बसाया जा रहा है रूडा के ऊपर। हाई कोर्ट ने अगरचे उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को ये हक हासिल है कि वो नए शहर बसा सके। ये कोई एक्विजिशन कोई हाउसिंग सोसाइटी के लिए नहीं हो रही थी कि उसको जज साहब कहें कि ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए हो रही है, ये एक नया शहर बना रहे हैं। और ये बहरहाल फैसला हुकूमत नहीं करना है। अदालतों ने इससे पहले पॉलिसी फैसलों में जब भी अदालतें गई हैं उसका फ़ायदा नहीं हुआ। हमने देखा है कि चाहे वो रकोटेक का मामला हो, चाहे स्टील मिल का मामला हो, जब भी अदालत ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है उसका बहुत नुकसान हुआ है मुल्क को। और अब जिक्र वज़ीर आज़म के दौरा लाहौर का, जहां इमरान खान से मुलाकात हुई फैसलाबाद के अरकान असम्बली की। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपको बताते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं। मोहसिन बिलाल,
क्या तकाजा किया गया इन अरकान की तरफ से और वज़ीर आज़म ने जवाब क्या दिया? जी बिल्कुल किरण, वज़ीर आज़म से आप फैसलाबाद डिवीज़न के अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो मेरे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के, तो उन्होंने तरक्याती मंसूबों के हवाले से मुतालबा किया और नए तरक्याती मंसूबों की डिमांड की। और जो वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात हैं फ़ारूक हबीब, उन्होंने वज़ीर आज़म को इस सिलसिले में उनकी डिमांड्स बताई। जो मज़े की बात है कि 1000 अरब के जो है वो तरक्याती मंसूबे बने, जिस पर वज़ीर आज़म जो है वो सीखपा हो गए। उन्होंने ये कहा कि फैसलाबाद में इतने तरक्याती काम जारी हैं, पहले उस हवाले से तो आवाम को आगाही दें और इतने पैसे कहाँ से लाए जाएं, क्या पैसे दरख्तों से लगे हैं और मैं आपको दरख्तों से तोड़कर पैसे दूँ तरक्याती मंसूबों के लिए। सेहत का एक अच्छा मंसूबा है, इस बारे में फैसलाबाद के आवाम को जो है वो बताया जाए। उसके अलावा उस तरह के मंसूबे जो हैं वो मंजर आम पर लाए जाएं जो अवामी मफाद में हो, जिससे आवाम को इज्तिमाई तौर पर फ़ायदा हो। जो मंसूबे आप बता रहे हैं वो तो सरासर आपके ज़ाती मफादात के लिए हैं और पैसे कहाँ से इस सिलसिले में आए, जिस पर फ़ारूक हबीब की जानिब से फिर इंटरप्ट किया गया और वज़ीर आज़म ने ये कहा कि वो फरवरी के पहले हफ्ते में खुद जो है वो फैसलाबाद का दौरा करेंगे और आवाम को सेहत कार्ड और एहसास कार्ड के हवाले से आगाह करेंगे। सारे मामलात का जायजा लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है, जहां उन्हें फॉर्मेशन के मुख्तलिफ उमूर के मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ ने लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा और तलबा से बातचीत भी की है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आर्मी चीफ के दौरे लाहौर से मुताल्लिक़ आगाह कीजिए, क्या मसरूफियात रही उनकी? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया, जहां पर मुख्तलिफ ऑपरेशन और तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सीपीएसएलआर ने FCU, लम्स, LSC, GUC के वाइस चांसलर्स, फैकल्टी और तलबा से गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की तालीमी इदारों में जो नुमाया किरदार है उसको सराहा है। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत और माहौलियात के शोबों में इंसानी वसाइल की तरक्की की जो है उसको नागुज़ीर करार दिया। और आर्मी चीफ का कहना था कि गलत मालूमात का फैलाव गलतफहमियां पैदा करने का बाइस है और माशरे में हमआहंगी के लिए भी खतरा है। सीपीएसएलआर ने दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद रहने की जरूरत पर जोर दिया। और आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तानी नौजवान इंतहाई बासलाहियत और इंटरप्राइजिंग है और मुनासिब मौके और साजगार माहौल मिलने से नौजवान मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं नून लीग में शरीफ बरादरान के अलावा भी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार मौजूद हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मेरिट बनता है तो दीगर सीनियर लीगी रहनुमाओं को डॉक्टर ने परहेज तो नहीं लिखा कि वो वजीर आजम न बने। अदम एतमाद के लिए नंबर पूरे नहीं है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा, शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनका मेरिट क्यों नहीं बनता? उनका मेरिट बनता है। बाकी जो सीनियर लोग हैं उनको भी डॉक्टर ने कोई परहेज तो नहीं लेके दी कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। अदम कैसे ले? नंबर पूरा होना चाहिए, नंबर पूरे नहीं। चौधरी परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बनने को तैयार हैं। 22-23 लोग हमारे साथ राब्ते में थे जब नुसरत रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन था और उनमें से कोई 11-12 लोगों ने हमें वोट भी दिया। इत्तेहादी भी राब्ते में हैं, PTI के लोग भी राब्ते में हैं। उनकी डिमांड्स हैं और वो डिमांड्स के ऊपर बात हो सकती है, बात होती रहती है। शाहरुख खान अब्बासी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उन्होंने मेरा ख्याल को 10 दफा इनकार किया कि जी मुझे ना बनाए। मेरे ख्याल में कम से कम ये अपोजिशन से मुतल्लक नहीं हो सकता। जिन लोगों ने उसे मुसल्लत किया है उनके ऊपर शायद उनको शक है कि वो मुझे अब निकालना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजना हुकूमत की गलती करार दे दिया। कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म सबकी आंखों में धूल झोंक कर मुल्क से जाने में कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के वसीला सेहत कार्ड को नवाज शरीफ ने PM कार्ड और फिर PTI ने सेहत इंसाफ कार्ड का नाम दिया। बिलावल भुट्टो ने तनकीद की, कहा नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। कबिट तो मेडिकल कैपिटल है, तहसील है खैरपुर। मैं पूरा पाकिस्तान को चैलेंज करता हूँ, आप अपना एक तहसील उठा के दिखा दें जहाँ मुफ्त कैंसर का इलाज हो, लिवर का इलाज हो, मुफ्त किडनी का इलाज हो, उसी तहसील में हुकूमत की तरफ से। आप ऐसे हॉस्पिटल्स किसी और सूबा में नहीं देखें। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक हिस्सा वसीला सेहत का मियां साहब का हुकूमत आया, उस कार्ड का नाम तब्दील किया गया PM हेल्थ कार्ड। और अब खान साहब का हुकूमत आया गया और वही वसीला सेहत का कार्ड का नाम तब्दील किया गया, सेहत का इंसाफ का नाम दिया गया है।
खान साहब की जो सेहत कार्ड है, हुकूमत के हॉस्पिटल्स पे हेल्थ बजट पे डाका मार के उसी पैसा को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट इंश्योरेंस को दिलवा। वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल का जरूरत होता है। गवर्नमेंट, SIUT और हमारा NICVD, 3 इदारों के जो सिंध हुकूमत का बजट है वो पूरा पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड का बजट का बराबर है। अब अपना वसाइल सही इस्तेमाल करे तो फिर कोई वजह नहीं है कि लाहौर का भी हॉस्पिटल्स हमारा बराबर बने, पेशावर का हॉस्पिटल्स भी हमारा बराबर बने। सिर्फ इस किस्म की मेहनत की जरूरत है। तहरीक इंसाफ हुकूमत के सेहत इंसाफ कार्ड और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के वसीला सेहत कार्ड में क्या फ़र्क है? किस कार्ड पर सरकार इलाज का कितना खर्च बर्दाश्त करती है और ये सहूलत किन अफराद के लिए है? तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत, दोनों सेहत कार्ड्स का क्या मवाजना किया आपने? GPTI के कौमी सेहत कार्ड और पीपल्स पार्टी के दौर में सेहत वसीला कार्ड में काफ़ी हद तक फ़र्क जो है वो वाज़े तौर पे नज़र आता है, क्योंकि कौमी सेहत कार्ड जो तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में लोगों के लिए उसकी सहूलत दी गई है। इसमें 10 लाख रुपए तक फ़ी ख़ानदान जो है वो इलाज करवा सकता है। इसमें ज़ियाबतीज़, कैंसर, थैलेसीमिया समेत दीगर जो पेचीदा बीमारियाँ हैं उनका इलाज जो है वो करवाया जा सकता है और ये मुल्क भर में तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जो पीपल्स पार्टी का सेहत वसीला कार्ड है उसमें सिर्फ 25,000 रुपये तक लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत दी गई है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी टेस्ट और दाखिले की सहूलत मौजूद है। इसी तरह जो कौमी सेहत कार्ड है ये तमाम सरकारी अस्पतालों और सरकारी और निजी अस्पतालों में जो है नाफिज़ुल अमल है और लोग जो है इससे तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक अपना इलाज मुआवजा करा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि बाकमाल सिंध पुलिस के शानदार कारनामों में एक और इजाफा हो चला है। दुआ मंगी अगवा केस के मरकजी मुल्जिम ज़ुहैब कुरैशी को फरार करवा दिया गया। कुछ दिन पहले की बात है, शाहरुख जतोई की निजी अस्पताल में मजे करने की खबरें भी सामने आई थी। अहमद रहमान खान रिपोर्ट करेंगे। सिंध पुलिस अवाम के तहफ्फुज़ के बजाय मुजरिमों की सहूलतकार बन गई है। दौलत के बलबूते पर बासर कैदी सजा की सख्तियां झेलने के बजाय जेल से बाहर मजे करते हैं। कोर्ट पुलिस दुआ मंगी केस के मरकजी मुल्जिम को पेशी के बाद वापस जेल लेकर जाने के बजाय खरीदारी के लिए तारिक रोड ले गई और ये सब कुछ किया गया पैसों और शॉपिंग के लालच में। मुल्जिम ने शॉपिंग की लेकिन मौका पाकर फरार हो गया और पुलिस देखती रह गई और कोर्ट पुलिस की 2 काली भेड़ें पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी का सबब बन गई। मुल्जिम को VIP प्रोटोकॉल देने का ये पहला वाकया नहीं है। शाहजेब कत्ल केस का मुजरिम शाहरुख जतोई भी निजी अस्पताल में लगभग 8 माह तक इलाज के बहाने मजे करता रहा। कहने को तो वो अस्पताल में था, लेकिन उस कमरे में 5 स्टार होटल के कमरे की तमाम सहूलियात मौजूद थी। नाजिम जोकियो कत्ल केस में गिरफ्तार ओवैस जोकियो के साथ भी पुलिस ने इब्तिदा में मुल्जिमों जैसा नहीं मेहमानों जैसा बर्ताव किया। पेशी पर भी मुल्जिम को बगैर हथकड़ी पेश किया जाता रहा, लेकिन मामला मीडिया पर आया तो पुलिस को भी जालिम और मजलूम में फर्क करना पड़ गया। अहमद रहमान खान, समा, कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल MQM के जांबाज कारकुन मोहम्मद असलम के लवाहिकीन से ताज़ियत करने उनके घर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि सिंध में डिक्टेटरशिप से ज़्यादा सख्त मामला चल रहे हैं, मुतनाज़ा बिल पर एहतजाज करने की भी इजाज़त नहीं है। इस मुतनाज़ा बिल के ऊपर किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। ये डिक्टेटर से भी ज़्यादा सख्त मामला हम देख रहे हैं सिंध में होते हुए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की बनती है कि वो असलम भाई की शहादत की जिम्मेदारी के साथ साथ उनकी फैमिली की कंपनसेशन भी दे। वज़ीर आज़म सिर्फ ट्वीट नहीं किया करते, वज़ीर आज़म है वो। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर से हिदायत जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कि इस मामले की तहकीकात की जाए। ये या तो होम मिनिस्ट्रीज़ की जिम्मेदार होगी या IG सिंध खुद जिम्मेदार होंगे इसके। बहरहाल इस चीज़ का फैसला होना बाकी है। सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती कानून में तरमीम का ऐलान। जमात इस्लामी ने कराची में 28 रोज से जारी रहने वाला धरना खत्म कर दिया। जमात इस्लामी की क्या क्या बात मानी गई, आपको दिखाते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से बल्दियाती कानून में तरमीम करने के ऐलान के बाद जमात इस्लामी ने 28 रोज जारी रहने वाला धरना खत्म कर दिया।
वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने मुज़ाकरात के बाद 2 हफ्ते में तरमीम का काम मुकम्मल करने का वादा किया। मुज़ाकरात में होने वाली अहम पेशरफ्त सिंध हुकूमत की तहवील में लिए गए अस्पतालों और तालीमी इदारों का बल्दिया कराची को वापस करना है। तालीम से मुतल्लिक सहूलियात और इख्तियारात और इदारे, सेहत से मुतल्लिक सहूलियात, इख्तियारात और इदारे जो बल्दियाती हुकूमतों से तरमीमी बिल के ज़रिए सूबाई हुकूमत में ले लिए गए थे, वो दोबारा बल्दियाती इदारों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे और वो एंट्रीज बहाल कर दी जाएंगी। सिंध हुकूमत ने वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सरबराही की तरह बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटीज में मेयर और चेयरमैन को इख्तियारात देने पर इत्तफाक किया है, मगर ये वाज़ेह नहीं है कि मेयर और चेयरमैन कितने बाइख्तियार होंगे। इसी तरह सूबाई फाइनेंस कमीशन और हर यूनियन काउंसिल को आबादी के मुताबिक फंड्स देने पर इत्तफाक किया गया है। मेयर और टाउन्स के चेयरमैन PFC के मेंबर होंगे। ऑक्ट्रॉय और मोटर व्हीकल टैक्स में से भी बल्दिया कराची को हिस्सा मिलेगा। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुआहदे को मुस्तरद कर दिया है। ख्वाजा इज़हारुल हसन बोले PP ने हाफिज़ नईमुर रहमान को मामू बना दिया।